जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नीति में अचानक बदलाव करते हुए नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, संदेशरा, विजय माल्या जैसे विलफुल डिफॉल्टर्स, हम अंडरलाइन करना चाहते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स, जानबूझकर जिन्होंने डिफॉल्ट किया, लोन लिया और बाद में डिफॉल्ट किया, देश से भागे या देश के अंदर रहे, ऐसे डिफॉल्टर्स को दोबारा की गई धोखाधड़ी को माफ करने के लिए और उनके लिए चोरों के लिए एक चोर दरवाजा खोलने के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी चेंज किया है। जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नीति में अचानक बदलाव करते हुए नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, संदेशरा, विजय माल्या जैसे विलफुल डिफॉल्टर्स, हम अंडरलाइन करना चाहते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स, जानबूझकर जिन्होंने डिफॉल्ट किया, लोन लिया और बाद में डिफॉल्ट किया, देश से भागे या देश के अंदर रहे, ऐसे डिफॉल्टर्स को दोबारा की गई धोखाधड़ी को माफ करने के लिए और उनके लिए चोरों के लिए एक चोर दरवाजा खोलने के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी चेंज किया है। उस मुद्दे पर डिटेल्स में आपके सामने अमिताभ दुबे जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू विनीत जी। जैसे कि आपको पता है, मोदी सरकार ने हमेशा बड़े बिजनेस पूंजीपतियों के प्रति पक्षपात करती रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अडानी ग्रुप है, जिसे लेकर हम अडानी है कौन सीरीज के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से अनेक सवाल पूछे, 100 सवाल पूछे, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन जैसे विनीत जी ने आपको अभी बताया, एक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक नई पॉलिसी आई है और उससे पता चला है हमें कि जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों और धोखाधड़ी करने वालों यानी कि विलफुल डिफॉल्टर्स एंड फ्रॉडस्टर्स को एक मुक्ति का रास्ता दिखाया जा रहा है, उनको क्लीन चिट दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। 8 जून 2023 को आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स के तहत निर्देश जारी किए। इसमें साफ लिखा है कि बैंक्स एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज, आई कोट, may undertake compromise settlements or technical write-offs in respect of accounts categorized as willful defaulters or fraud without prejudice to the criminal proceeding underway। यानी कि इन्हें अब समझौता करने की अनुमति दी गई है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिनके 6 लाख मेंबर्स हैं, इन्होंने इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि it will not only lead to erosion of public trust in the banking sector but also undermine the confidence of depositors। उन्होंने ये भी कहा है कि such leniency serves to perpetuate a culture of non-compliance and moral hazard, leaving banks and their employees bearing the brunt of the losses। और याद रखिए, सिर्फ बैंक्स और उनके एम्प्लॉइज को लॉसेज नहीं झेलने पड़ेंगे, टैक्स पेयर्स और मिडिल क्लास को भी झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अंत में ये पैसा हमारे टैक्सेस से आता है। और ये जो मॉरल हैजर्ड कह रही है, एक महत्वपूर्ण बात है, वो कह रहे हैं कि डिफॉल्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अगर आज आपको आपके डिफॉल्ट्स को माफ किया जा रहा है तो कल को आपको फिर से मौका मिलेगा, तो आप क्यों नहीं लेंगे और लोन्स, और फिर आगे फिर से डिफॉल्ट होने का चांस है। अब आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जैसे विनीत जी ने कहा, कि मिडिल क्लास, मध्य वर्ग को निरंतर ईएमआई और कर्ज का बोझ चुकाना पड़ रहा है, उनको अनेक परेशानियां हैं, और दूसरी तरफ विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को राहत दी जा रही है, उनके लिए एक समझौता समाधान हो रहा है। तो ये मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है, मिडिल क्लास के खिलाफ है, विलफुल डिफॉल्टर्स के पक्ष में है। अब ये विलफुल डिफॉल्टर्स कौन हैं? एक लोकसभा में
पिछले साल एक क्वेश्चन आया था और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये टॉप 50 लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट है सरकार के अनुसार। इनका कुल ऋण 95,000 करोड़ से ज्यादा है और पहला नाम आता है गीतांजलि जेम्स लिमिटेड। ये है मेहुल भाई चोकसी की कंपनी। तो जैसे कि विनीत जी ने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इस प्रकार के लोगों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब हम जानना चाहते हैं कि 2 साल पहले आरबीआई की पॉलिसी में स्पष्ट था, लिखा हुआ था कि विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को शेयर बाजार में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और फ्रेश लोन्स लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब सरकार ने ये नीति बदल दी है और इनको खुली छूट मिली है फ्रेश लोन्स लेने के लिए। जो पॉलिसी है आरबीआई की पॉलिसी, उसमें साफ लिखा है कि आफ्टर अ 12-month कूलिंग पीरियड these defaulters and fraudsters will be permitted to raise fresh loans. तो सवाल उठता है कि क्या भाजपा इन धनी फाइनेंसर्स को अपने फाइनेंशियर्स के क्लब में फिर से शामिल करने की कोशिश कर रही है? ये क्या चुनाव से संबंधित है? मैं आपको 1-2 आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जो फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्ट्स का आर्थिक बोझ है वो इस देश पे भारी पड़ा है। बैंकिंग फ्रॉड्स अब यूपीए के शासनकाल के मुकाबले में बैंकिंग फ्रॉड्स मोदी सरकार के समय 17 गुना बढ़े हैं। 2005 और 14 के बीच बैंकिंग फ्रॉड्स लगभग 35,000 करोड़ थे। 2015 और 23 के बीच ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की तो लिस्ट मैं आपको दिखा चुका हूं। अब जो लोन वेवर और राइट ऑफ का सवाल है, कई लोग कहते हैं कि राइट ऑफ एंड वेवर इज नॉट द सेम थिंग। लेकिन अगर आप देखें पिछले 5 साल में 2017 और 2022 के बीच इंडियन बैंक से 10 लाख करोड़ राइट ऑफ किया है। इसकी रिकवरी रेट कितनी है? 13%। यानी कि हर 8 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया वापस आ रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट वेवर समझ लीजिए। अगर ढंग की रिकवरी हो रही होती तो कह सकते थे कि वेवर के बराबर नहीं है, लेकिन आंकड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि 8 रुपए में से सिर्फ 1 वापस आ रहा है। क्या मिडिल क्लास और आम आदमी की जो ऋण है, जिसका कर्ज है, उसमें उसको अनुमति दी जा रही है कि 8 रुपए में से बस 1 रुपया लौटाकर आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए? ये तो नहीं हो रहा। तो अंत में बस ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की नीति और नियत साफ दिखाई दे रही है। मध्य वर्ग और आम आदमी को ऋण और कर्ज का बोझ झेलना पड़ रहा है और भगौड़ों, विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को समाधान समझौता दिया जा रहा है और उनके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। थैंक यू। तो अमिताभ जी ने आपको बताया कि पिछले 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में एनपीए 365% बढ़ा है। 10 लाख करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई। टू बी प्रिसाइज 10,09,510 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई, जिसमें से केवल 13% कर्ज वसूली हुई। खास बात यह है कि जानबूझकर ऋण चुकता नहीं करने के मामले जो यूपीए सरकार के समय में 23,000 करोड़ थे, वो आज 2,40,000 करोड़ पहुंच गए हैं। ये सीधा सीधा प्रमोशन देने वाली बात है। ये सीधा सीधा नीति की बात है कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिससे विलफुल डिफॉल्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो धोखा कर रहे हैं हमारे पैसे के साथ, बैंकों में हमारा आम जनता का पैसा है, हमारे पैसे को कुछ चुने हुए मित्रों और धोखा करने वालों पर न्यौछावर किया जा रहा है। तो हम सवाल पूछना चाहते हैं कि मोदी जी के टाइम पे, मोदी जी की सरकार में
38 ऐसे पूंजीपति बैंक घोटाला करके जो देश छोड़कर भागे, क्या ये जो नई नीति आई है इससे ये संख्या बढ़ नहीं जाएगी? इससे हमारा पैसा जो बैंकों में जमा है उसको लूट के जाने वालों पर मोदी सरकार इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही है? मोदी सरकार उन पर इतनी मेहरबान क्यों है? यह सवाल देश की जनता आज मोदी जी से पूछ रही है। आपके जो भी सवाल हों उनका स्वागत है। These are questions that the RBI and the government have to answer. We can't speculate, but it is quite a coincidence that this has happened only 2 years after the RBI had the opposite policy. So what we are asking is, can the RBI explain what led to this complete 180-degree turn in its policy towards willful defaulters and fraudsters? That is the question we are asking. Any other question? Well, in two ways. One is that the middle class currently has a huge EMI burden. They are not given any waivers, write-offs, discounts, and so on and so forth. In fact, when interest rates rise, the EMIs get extended even further. So the first point is that only these willful defaulters and fraudsters are being given the opportunity to renegotiate the amount they owe. The second is that when there are losses in these banks as a result of these write-offs, especially in the case of the public sector banks, the taxpayer has to pay at the end of the day. The government does bailouts. The government has done very large bailouts of many of these banks, and that is obviously taxpayer money. So in two ways, the middle class who is paying taxes is paying for these bailouts, and also they are being denied the opportunity that willful defaulters and fraudsters are being offered. बिल्कुल सही, रिकंसिडर करना चाहिए। पहले हमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है, और डेफिनेटली इसे रिकंसिडर करना चाहिए। Any other question? Yes. मोदी सरकार बार बार बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा। जब देश की बेटियां न्याय मांग रही हैं और मोदी सरकार, उनके मंत्री, उनकी पूरा सरकारी तंत्र बेटियों की उचित मांग को दबाने के लिए बेटियों पर अत्याचार करने वालों के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। जो आज पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं, देश के मेडल विनर्स, देश की मेडल विनर बेटियां जिन पर पूरे देश को नाज है, जो हमारे लिए गर्व का विषय हैं, उन पर, जिन पर पूरे देश को हर पिता ने ये चाहा कि मेरी बेटी ऐसी हो, विनेश फोगाट जैसी हो, मेरी बेटी साक्षी मलिक जैसी हो, उन बेटियों को न्याय मांगते हुए 2 महीने का समय हो गया। रादर पिछले 6 महीने से वो न्याय मांग रही हैं। 2 महीने से तो वो आंदोलन पे थी। दोबारा सरकार की उम्मीद ने कुछ उम्मीद जगाई कि न्याय मिलेगा, वो हटी। फिर उनको झांसा दिया गया, दिलासा दिया गया। आज पूरा देश इस बात से आहत है और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से हमारी बेटियों के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि बेटियों को न्याय मिले, उनके साथ कोई छलावा ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, और उन पर अत्याचार करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ऐसी कार्रवाई को किसी राजनीतिक दृष्टि से, किसी क्षेत्र की दृष्टि से, किसी इलाके की दृष्टि से, किसी जाति की दृष्टि से, किसी धर्म की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वो देश की बेटियां हैं, उनको न्याय मिलना ही चाहिए। This is part of a long-standing pattern of the Modi government, which is to use, or I should say misuse state agencies like ED, CBI and many others to harass their political opponents.
to put them under pressure and to ensure that there is no level playing field in Indian politics. So this is a long-standing pattern and we strongly condemn it. इसको मैं हिंदी में कहना चाहता हूं। मोदी जी की सरकार की जो नीतियां हैं वो शुरू से ही एक सेट पैटर्न रहा है। रेड डालो, बदनाम करो, परेशान करो, केस करो, डिस्क्वालीफाई करो। ये जो आज जो तमिलनाडु में हो रहा है ये पूरे देश का एक पैटर्न है और ये खास तौर पर ये जो भी एजेंसीज हैं, जो भी संस्थान हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सब एजेंसीज का मिसयूज करके उनको इतना डिस्क्रेडिट कर दिया गया है कि आज कोई भी रेड होती है तो आम व्यक्ति, आम भारतीय उसका मतलब साफ निकालता है कि सिर्फ और सिर्फ सारी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर होती हैं, कांग्रेस पर होती हैं, ऐसे लोगों पर होती हैं जो सरकार को नापसंद होते हैं, जो सरकार की किसी भी गलत आवाज को, किसी भी गलत स्टेप को निंदा करने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोगों पर ही कार्रवाई क्यों होती है? ये कार्रवाई उन लोगों पर क्यों नहीं होती जो जिन पर पहले ईडी की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जिन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी नामक वॉशिंग मशीन से धुलाई करवा ली और उसके बाद से वो सारी कार्रवाई बंद हो जाती है। ये एक पैटर्न है जो पूरा देश देख रहा है और हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी, भारत की एक महान परंपरा रही है। हमने हमेशा हमारे देश में इस तरह की कार्रवाई के लिए पक्ष विपक्ष कभी नहीं देखा जाता था। ये हमारे पड़ोसी देशों में जरूर होता था कि जिसकी सरकार जाती थी वो जेल में भी जाता था, वो देश छोड़ के उसको भगा दिया जाता था या उसको भागना पड़ता था या उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती थी जो आज हम देख रहे हैं। बहुत कि संस्थानों पर आक्रमण हो रहा है। यही तो हम बार बार कहते आए हैं, जो राहुल जी ने कहा बार बार, यही तो है जो आज भी हो रहा है और हम लगातार पिछले 9 साल से देख रहे हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आंकड़ों से साफ दिखाई देता है कि यूपीए के शासनकाल, पिछली सरकार के शासनकाल में जो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई विपक्ष के नेताओं, पूरे नेताओं में से विपक्ष की ओर की तरफ जो था वो लगभग 55-60% हुआ करता था और उस समय विपक्ष के एमपीज, एमएलएज भी उसी प्रोपोर्शन के होते थे। मोदी सरकार के शासनकाल में दोनों ईडी और सीबीआई के 95% केसेस विपक्ष के खिलाफ हैं, सिर्फ 5% सरकार या सरकार से अलाइंड पार्टी। तो ये सब दिखाई दे रहा है कि मोदी जी के समय में कितना दुरुपयोग इनका हो रहा है। देखिए, इस मामले पर हमारे पास डिटेल्स नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वो कितना तथ्यात्मक है, कितना नहीं है। लेकिन एक बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि जब जनता को राहत दी जाए उसको ये फ्रीबीज बोलते हैं, उस पर इनको आपत्ति होती है। जब हम आम जनता को राहत देते हैं, जब हम कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं, जब हम गरीब को राहत देते हैं, किसान को उसका एमएसपी देते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को उस पर आपत्ति होती है, उससे इनको दिक्कत होती है। लेकिन जब ये ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जिसमें चोरों के लिए चोर दरवाजे खोले जाते हैं, उस पर इनको कोई आपत्ति नहीं होती। मैं जो लोग पूछना चाह रहे हैं, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं हिमाचल सरकार पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहले वो इस पॉलिसी पर अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट करे कि क्या वो चोरों के लिए चोर दरवाजा खोलने के पक्ष में है या नहीं है। सीधा जवाब, सीधा उत्तर मिलना चाहिए।